जय शिवराय दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरा ब्रह्मांड बस एक इल्यूजन है? जो तारे आप आसमान में देखते हैं या जो कुछ भी आप देख रहे हैं, छू रहे हैं, समझ रहे हैं, वो असली है ही नहीं, बस एक इल्यूजन है या किसी एलियन सिविलाइजेशन का बनाया एक सिमुलेशन है। हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड बना है या इसका जन्म हुआ है या फिर इसकी कहीं से उत्पत्ति हुई है। पर क्या हो अगर ये कभी बना ही नहीं, ये हमेशा से ऐसा ही हो? ऐसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर हजारों सालों से साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स सवाल पूछते आए हैं, जैसे कि क्या ये एक महाविस्फोट से शुरू हुआ, या ये किसी दूसरी रियलिटी की गलती का नतीजा है, या फिर कोई इनविजिबल ताकत इसे चला रही है। तो आज हम जानेंगे ऐसी ही 3 थ्योरीज को जिन्हें साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा मानते हैं। इन थ्योरीज में से कुछ साइंटिस्ट को हैरान कर देती है तो कुछ कोरी कल्पना लगती है, लेकिन कुछ इतनी चौंकाने वाली है कि साइंस भी इनके आगे झुक जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिवर्स की सबसे अनसुलझी पहेली को सुलझाने की इस मिस्टीरियस जर्नी को। अगर मैं कहूँ कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये अर्थ, स्टार्स, गैलेक्सीज, यहाँ तक कि टाइम भी, सब कुछ एक छोटे से पॉइंट में समाया हुआ था और फिर उस पॉइंट में एक धमाका हुआ और इससे जन्मा हमारा यूनिवर्स। पर क्या सच में कोई विस्फोट हुआ था? और अगर यूनिवर्स एक पॉइंट में था तो उससे पहले क्या था? और अगर बिग बैंग सच में हुआ तो इसका सबूत क्या है? तो चलिए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 13.8 बिलियन साल पहले पूरा यूनिवर्स सिर्फ एक एटम जितने छोटे से बिंदु यानी सिंगुलैरिटी में समाया हुआ था। फिर अचानक ये सिंगुलैरिटी फट गई। न कोई धमाका, न कोई आवाज़, बल्कि एक तेज एक्सपांशन यानी फैलाव। इस फैलाव के कारण टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर की शुरुआत हुई। पर यह किसी ब्लास्ट की तरह नहीं था, बल्कि एक गुब्बारे के फूलने की तरह था। और जब ये सिंगुलैरिटी फैली तो सबसे पहले केवल एनर्जी थी, और ये एनर्जी धीरे धीरे पार्टिकल्स में बदली, और यही पार्टिकल्स आगे चलकर एटम्स, स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बने। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये सच में हुआ था तो इसके सबूत कहाँ हैं? इसे यूनिवर्स की शुरुआती गूंज भी कहा जाता है। तो अब ये CMB क्या है? तो CMB एक ऐसी रेडिएशन है जो यूनिवर्स के शुरुआत से मौजूद है, जो बहुत सारी थ्योरीज को प्रूव करने में हेल्प करती है। और जब बिग बैंग हुआ तब यूनिवर्स बहुत गर्म और चमकदार था, लेकिन जैसे जैसे ये फैला इसकी रोशनी और गर्मी धीरे धीरे कम होती गई। पर यह गर्मी पूरी तरह से गायब नहीं हुई, बल्कि एक हल्की रेडिएशन यानी माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में आज भी यूनिवर्स में मौजूद है। तो इस रेडिएशन के बारे में साइंटिस्ट को पता कैसे चला? तो जब 1965 में 2 साइंटिस्ट अर्नो पेंजियस और रॉबर्ट विल्सन रेडियो टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की जांच कर रहे थे, तब उन्हें हर दिशा से एक हल्की रेडियो सिग्नल मिली जो CMB थी, जो ये साबित कर रही थी कि कभी न कभी यूनिवर्स बहुत गर्म था और बाद में ठंडा हुआ। और आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर बम फटे तो उसकी आवाज़ और धुआं थोड़ी देर तक हवा में रहता है, और उसी तरह बिग बैंग की गूंज आज भी CMB के रूप में यूनिवर्स में मौजूद है। तो अब आप ये कहेंगे कि जैसे आवाज़ और धुआं थोड़ी देर तक ही हवा में रहता है, तो CMB को अब तक गायब हो जाना चाहिए था। बट यहीं पे आती है सबसे मज़ेदार बात, क्योंकि यूनिवर्स के लिए ये 13.8 बिलियन साल सिर्फ 1 घंटे या 1 मिनट के बराबर है। क्यों? लगाना झटका। नेक्स्ट बुक है एक्सपांडिंग यूनिवर्स। यूनिवर्स का लगातार फैलाव एडविन हबल की खोज है। 1929 में
एडविन हबल नाम के साइंटिस्ट ने अपने टेलीस्कोप से देखा कि सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है। इसका मतलब था कि यूनिवर्स धीरे धीरे फैल रहा है। अब ये कैसे साबित किया गया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं? तो जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती है तो उसकी रोशनी लाल रंग यानी रेड शिफ्ट की तरफ होती है, और हबल ने यही देखा कि गैलेक्सीज में रेड शिफ्ट बढ़ता जा रहा है। और हमने पहले ही समझा है कि ये एक्सपांशन गुब्बारे के फूलने की तरह था। अब इमेजिन करिए कि उस गुब्बारे पे डॉट्स है। अब जैसे ही हम गुब्बारे को फुलाएंगे तो वो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, और यही यूनिवर्स के साथ हो रहा है। और यूनिवर्स आज भी फैल रहा है, पर अभी तक कोई नहीं जानता कि ये किस चीज़ में फैल रहा है। और अगर यूनिवर्स फैल रहा है तो इसका मतलब उसे कभी ना कभी छोटा होना ही चाहिए था, और यही बिग बैंग का सबूत है। बिग बैंग के बाद बनने वाले हल्के तत्व यानी एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम है, और ये पीरियोडिक टेबल में से सबसे हल्के एलिमेंट्स है, जिसमें हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। मतलब ये लगभग वेटलेस है। और साइंटिस्ट ने देखा कि यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मौजूद एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम ही है, और ये बिल्कुल वही रेशियो है 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम, जो कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बनना चाहिए था। अब ये साबित करता है कि अगर यूनिवर्स हमेशा से ही होता तो भारी एलिमेंट्स जैसे कि आयरन और गोल्ड ज़्यादा होते, लेकिन हल्के तत्वों की भरमार ये साबित करती है कि यूनिवर्स की शुरुआत बहुत गर्म और घनी यानी डेंस स्थिति में हुई, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी कहती है। पर इस सब के बाद भी सबसे बड़ा सवाल है कि बिग बैंग से पहले क्या था, और क्या यूनिवर्स हमेशा से था या इसे किसी ने बनाया है? आपको क्या लगता है? कमेंट ज़रूर करना, और अगर नहीं पता तो आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ताकि हमारी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। इमेजिन करिए कि आप एक छोटे से कमरे में बैठे हैं और अचानक वो सेकंड के छोटे से हिस्से में हजारों किलोमीटर तक फैल जाता है। क्या ये मुमकिन है? वेल, साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। बिग बैंग के ठीक बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने यूनिवर्स को लाइट की स्पीड से भी तेज़ी से फैला दिया। लेकिन अगर यूनिवर्स तेज़ी से फैला तो क्या ये अभी भी बढ़ रहा है? और ये सब किसने शुरू किया? तो चलिए जानते हैं बिग बैंग के बाद क्या हुआ। बिग बैंग से पहले यूनिवर्स एक बेहद छोटे, गर्म और डेंस सिंगुलैरिटी में सिमटा हुआ था। जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स फैलने लगा, लेकिन एकदम शुरुआत में ये एक्सपांशन इतनी तेज़ थी कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है, और इस एक्सपांशन को इन्फ्लेशन कहा जाता है। और ये सिर्फ 10⁻36 सेकेंड से लेकर 10⁻32 सेकेंड तक ही चला। मतलब सेकेंड का अरबवां हिस्सा कंप्लीट होने तक ये पूरा भी हो चुका था। मतलब हमें पलक झपकाने में 1 सेकेंड लगता है, और हमने जैसे ही पलक झपकाना स्टार्ट किया ये इन्फ्लेशन पूरा भी हो चुका था। और इस दौरान यूनिवर्स का आकार एटम से भी छोटा था, लेकिन पल भर में एक गैलेक्सी के आकार से भी बड़ा हो गया, और ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैला। अब ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ? साइंटिस्ट का मानना है कि कोई अदृश्य ऊर्जा यानी डार्क एनर्जी या इन्फ्लेशन फील्ड इस तेज एक्सपेंशन के पीछे थी। इसने यूनिवर्स को एक समान और संतुलित यानी होमोजीनियस रूप देने का काम किया। मतलब हमने जैसे ही गुब्बारे में तेजी से हवा भरी तो डॉट्स एक दूसरे से दूर जाने लगे, लेकिन समान रूप से। और यही हमारे यूनिवर्स के साथ हुआ। ये इतनी तेजी से फैला, इसमें मौजूद छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी पैमाने की संरचनाएं बन गई। तो फिर अब इसके सबूत क्या है? अब आप ये कहेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे साबित करती है? तो जब बिग बैंग हुआ तब यूनिवर्स बहुत गर्म और चमकदार था, लेकिन जैसे जैसे यह फैला ये गर्मी ठंडी होती गई। पर आज भी इस गर्मी के हल्के निशान पूरे यूनिवर्स में मौजूद है, जिसे हम CMB कहते हैं। पर अब ये CMB कैसे साबित करती है कि इन्फ्लेशन हुआ था? तो साइंटिस्ट ने देखा कि
कि हर दिशा में CMB का तापमान लगभग समान है, और अगर यूनिवर्स धीरे धीरे फैला होता तो CMB की गर्मी असमान होती, लेकिन ये एक जैसी है, जिससे पता चलता है यूनिवर्स एक झटके में फैला था। जैसे अगर आप बहुत गर्म चाय को अचानक ठंडी जगह रख दे, जैसे कि फ्रिज में रख दे, तो उसका तापमान जल्दी गिर जाएगा, लेकिन हर तरफ समान रूप से ठंडा होगा। और यही CMB के साथ हुआ, और यही थी यूनिवर्स की शुरुआती गर्मी की कुछ ठंडी यादें। यूनिवर्स में गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स एक खास पैटर्न में फैले हुए हैं, जैसे कि वेब या स्पंज जैसी संरचनाएं। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये पैटर्न कैसे साबित करते हैं कि इन्फ्लेशन हुआ था, लेकिन अगर यूनिवर्स धीरे धीरे फैला होता तो ये पैटर्न्स इतने बैलेंस नहीं होते। लेकिन इन्फ्लेशन के कारण यूनिवर्स बहुत तेजी से फैला, और इसी वजह से आज हम गैलेक्सीज को इतने बड़े और वेल स्ट्रक्चर्ड ग्रुप्स में देखते हैं। क्वांटम फ्लक्चुएशंस ये खुद में ही एक थ्योरी है, और साइंटिस्ट का मानना है कि यूनिवर्स क्वांटम फ्लक्चुएशन से भी बना हो सकता है, जिसे हम आगे देखेंगे। बट अभी प्रूफ के हिसाब से क्वांटम फिजिक्स के अनुसार किसी भी खाली जगह यानी वॉइड में छोटे छोटे ऊर्जा के उतार चढ़ाव यानी क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो जब इन्फ्लेशन हुआ, इन छोटे फ्लक्चुएशंस ने भी तेजी से फैलकर बड़े पैमाने की संरचनाएं बना दी। जब साइंटिस्ट ने CMB की छानबीन की तो पाया कि कुछ जगह थोड़ी ज़्यादा गर्म और कुछ थोड़ी ठंडी थी। इसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग के तुरंत बाद मौजूद छोटे छोटे क्वांटम डिस्टर्बेंसेस ने यूनिवर्स के इन्फ्लेशन के दौरान स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बनने की नींव रखी। जैसे अभी इमेजिन करिए कि आप समंदर में छोटे छोटे लहरों यानी रिपल्स को देख रहे हैं। अब अचानक बहुत तेज हवा आ जाए तो वो छोटी लहरें विशाल तूफान में बदल सकती है। इसी तरह छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने यूनिवर्स के फैलने के दौरान विशाल गैलेक्टिक स्ट्रक्चर्स बना दिए। तो इन्फ्लेशन थ्योरी कहती है यूनिवर्स सिर्फ शुरुआत में ही नहीं बल्कि आज भी फैल रहा है, और नासा और ईसा के वैज्ञानिकों ने पाया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, यानी यूनिवर्स अभी भी बढ़ रहा है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये एक्सपेंशन हमेशा चलता रहेगा या एक दिन यूनिवर्स फिर सिकुड़ जाएगा? इसका जवाब अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। अब इमेजिन कीजिए कि आप एक शांत तालाब में पत्थर फेंकते हैं और छोटी छोटी लहरें बनने लगती है। अब सोचिए कि अगर ये लहरें अचानक इतनी बड़ी हो जाए कि पूरी दुनिया बना दे, क्या ये संभव है? वेल, साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा पूरा यूनिवर्स भी कुछ ऐसे ही छोटे छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशन से बना है। लेकिन ये कैसे हुआ? क्या हम आज भी इन्हें देख सकते हैं? और क्या ये बताता है कि हमारे जैसे अनगिनत यूनिवर्स हो सकते हैं? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए जानते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस क्या है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि खाली जगह यानी एम्प्टी स्पेस या वॉइड में भी पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। जब हम किसी जगह को खाली समझते हैं फिर भी वहाँ छोटे छोटे ऊर्जा के उतार चढ़ाव यानी क्वांटम फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ये फ्लक्चुएशंस अस्थायी यानी टेम्पररी होते हैं, यानी बहुत छोटे समय के लिए आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जैसे अभी आप इमेजिन करिए कि आप समंदर में तैर रहे हैं। अब जब हवा चलती है तो अचानक छोटी छोटी लहरें उठती है और फिर गायब हो जाती है। ऐसे ही ये क्वांटम फ्लक्चुएशंस है। ये छोटे छोटे ऊर्जा के झटके हैं जो क्वांटम वर्ल्ड में लगातार होते रहते हैं। तो क्वांटम फ्लक्चुएशंस और यूनिवर्स का जन्म, ये सब कैसे जुड़ा? तो जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स बहुत छोटा और घना था, यानी बहुत डेंस था। अब क्वांटम फिजिक्स के नियमों के कारण इस छोटे यूनिवर्स में भी क्वांटम फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। लेकिन जब इन्फ्लेशन हुआ तो ये छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस भी बहुत बड़े पैमाने पर फैल गए। जैसे कि हमने पहले ही गुब्बारे के एग्जाम्पल से समझा था कि गुब्बारा तेजी से फूलने पर उस पर जो डॉट्स है वो एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और वैसे ही वो साइज में भी बड़े होते जाएंगे। वैसे ही जब इन्फ्लेशन हुआ तो ये छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस भी
बहुत बड़े पैमाने पर फैल गए। तो चलिए जानते हैं कि इस थ्योरी के रिगार्डिंग क्या क्या प्रूफ्स है। जैसे कि हमने जाना है कि जब बिग बैंग हुआ तब यूनिवर्स बहुत गर्म था और इसमें रोशनी थी, लेकिन जैसे जैसे यूनिवर्स फैला ये गर्मी ठंडी हो गई और अब हमें माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में मिलती है, जिसे हम CMB कहते हैं। तो जब साइंटिस्ट ने CMB मैप देखा तो पाया कि इसमें छोटे छोटे तापमान के अंतर है, यानी टाइनी टेम्परेचर वेरिएशंस है, और ये वेरिएशंस क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से बने थे, जो बिग बैंग के समय मौजूद थे और बाद में फैलकर गैलेक्सीज और स्टार्स में बदल गए। तो साइंटिस्ट ने देखा है कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस सिर्फ शुरुआती यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि आज भी हो रहे हैं, और क्वांटम वाइड में लगातार छोटे छोटे वर्चुअल पार्टिकल्स बनते और मिटते रहते हैं, और जब हम एम्प्टी स्पेस को देखते हैं तब भी उसमें छोटे छोटे ऊर्जा के झटके यानी एनर्जी बर्स्ट्स होते रहते हैं। और हॉकिंग रेडिएशन जो कि ब्लैक होल से निकलने वाली ऊर्जा है, ये इसी क्वांटम फ्लक्चुएशंस का एक एग्जाम्पल है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक शांत पानी के ग्लास को ध्यान से देखें तो उसमें छोटे छोटे बुलबुले बनते रहते हैं और गायब हो जाते हैं, और यही क्वांटम फ्लक्चुएशंस है। क्यों, है ना मजेदार? बट द बिग क्वेश्चन इज, क्या क्वांटम फ्लक्चुएशंस बताता है कि मल्टीवर्सेस हो सकते हैं? और अगर क्वांटम फ्लक्चुएशंस ने हमारे यूनिवर्स को जन्म दिया तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हर क्वांटम फ्लक्चुएशन से एक नया यूनिवर्स बन सकता है, यानी अनगिनत यूनिवर्सेस हो सकते हैं, जिन्हें हम मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसे हम आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। तो क्या हमारे यूनिवर्स के अलावा भी और यूनिवर्सेस हैं? क्या क्वांटम फ्लक्चुएशंस हर पल नए यूनिवर्सेस बना रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक थ्योरी है? आपको क्या लगता है? कमेंट जरूर करें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आगे आपको पता है क्या करना है। तो ये है हमारी वीडियो का आखिरी पार्ट, जो कि शायद आपको हमारी हर वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें आपको शेर, शायरी, पोएट्री, हार्ड हिटिंग लाइन्स या फिर मोटिवेशनल लाइन्स सुनने को मिलेगी। तो आज मैं आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने इंजीनियरिंग की 2nd ईयर में लिखा था, और यह मैंने ज़िंदगी में पहली बार कुछ लिखा था, और वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए लिखा था, जिन्हें मैं मानता हूँ उनकी सोच की वजह से, जो कि 16वें शतक में स्वराज्य और स्वतंत्रता की थी, और हर महाराष्ट्रियन के लिए वो भगवान के बराबर है, यानी हर महाराष्ट्रियन उनको कुलदेवत मानता है। तो उनके लिए मैंने अपनी मदर टंग में लिखा था, तो आई होप आप समझ पाएंगे। तो लिखा ये था कि जयदीप मने, जयदीप मेरा नाम है, तो लिखा था की जयदीप मने बाबासाहेबांनी संविधान दिलं, महात्मा फुलेंनी शिक्षण दिलं, महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य दिलं, पण माझ्या छत्रपतींनी स्वराज्य दिलं. जय शिवराय.